सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। 8 फरवरी को इंतखाबात हो गए, आज 28 फरवरी हो गई, 20 रोज गुजर गए, ताहाल ये ना तय हो पाया कि कौन हुकूमत में होगा और कौन ऑपोजिशन में। गुत्थी है कि सुलझने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ से गिरा खोली जाए तो दूसरी तरफ गिरा लग जाती है। वोट किसको मिला, हुकूमत कौन बनाएगा, इत्तेहादी कौन होगा, ऑपोजिशन में कौन बैठेगा, ये वो सवालात हैं जिनकी तलाश ताहाल जारी है। गुज़िश्ता 20 दिनों में कुछ सवालों के जवाब मिल गए, कुछ ताहाल अपने जवाब के मुंतजिर हैं। विफाकी हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी मान गई, मगर एमक्यूएम का मामला ताहाल मौलिक दिखाई देता है। गुज़िश्ता रोज आने वाली चंद ऑडियोज के बाद यह वाज़े हो गया कि मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि एमक्यूएम इक़्तिदार में शराकतदार हो, जबकि एमक्यूएम इस बार पहले से ज्यादा सीटें हासिल करने के बावजूद डगमगाई सी नजर आ रही है। ऐसा क्यों है, इसका मुस्तकबिल क्या और आइंदा आने वाले दिन में क्या होने जा रहे हैं, ये और बहुत से सवाल जिनके जवाब के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा डेप्यूटी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो ऑडियो वीडियोस का सिलसिला शुरू हो गया है आपकी जमात में, हमने तो देखा कि आपकी जमात डिसिप्लिन के लिहाज से बड़ी मुनज़्ज़म जमात है, तो ये सिलसिला कैसे शुरू हो गया, क्या हो गया ये? मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा हुआ कि अगर मेरी जमात जो कि दावा भी करती है और उसकी एक हिस्ट्री भी है कि हम बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन ये भी आपके इल्म में होना चाहिए कि हम लोग 3 तरफ बिखरे हुए थे और फिर 11 जनवरी 2023 खालिद मुगल सिद्दीकी भाई, मुस्तफा कमाल भाई और मैं, हम तीनों जो हैं वो इकट्ठा हुए, यकजा हुए और एक बड़ी यकजहती इत्तेहाद कायम की, जिससे उम्मीद का एक सफर शुरू हुआ। मायूसी ख़त्म होना शुरू हुई और हमने कुछ डिलीवर किया। मरदमशुमारी में कौमी असम्बली की 1 सीट और सूबाई की 3, कराची की नशिस्तों में इजाफा हुआ ना। अच्छा, फिर इलेक्शन से पहले जलसे भी हमारे अच्छे थे, कैंपेन भी अच्छी थी, लेकिन देखें तंजीम के ऊपर हम उस तरह से तवज्जो शायद नहीं दे सके थे जो हमें देनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल में अब हमने यही तय किया है, खालिद भाई ने, मुस्तफा भाई ने और मैंने, कि हमें अब तंजीम को ठीक करना है और तंजीम में जहाँ बिगाड़ और खराबी है और तंजीम में नौ जहाँ जरूरी है वो करना है। और वैसे तो कोई ऐसी बात लीक नहीं हुई है जो कि पीपल्स पार्टी के इल्म में ना हो, जो कि PMLN के इल्म में ना हो, लेकिन ये कि होना नहीं चाहिए इस तरह का जो है वो। ये चले आपने कहा कि वैसे ऐसी कोई बात लीक नहीं हुई जो पीपल्स पार्टी नून लीग के इल्म में ना हो, लेकिन नाजरीन के इल्म में तो ये बातें नहीं थी, नाजरीन तक ये बात पहुंची इन ऑडियोज के जरिए। लेकिन सवाल ये फारूक भाई कि आपकी राब्ता कमेटी में किस तरह के लोग बैठे हुए हैं जिन पर आप एतमाद नहीं कर सकते हैं। बहुत सी कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, पार्टियों की जो मीटिंग्स होती हैं, बैठक होती है, उसमें जो बातें हो रही हैं तो कोई ऑडियोज बना रहा हो, कोई वीडियोज बना रहा हो और बाद में उनको लीक कर दिया जाए, ये तो बड़ा तशवीश की बात है आप लोगों के लिए। मेरे ख्याल में तशवीश की बात भी है, बहुत अनहोनी और अनोखी बात भी है, जो पहले ऐसे नहीं कभी हुआ था। और ये अक़दा अच्छा है, अभी खुल गया जब हम एक नया सफर शुरू कर चुके हैं और उसका एक माइलस्टोन आगे के इलेक्शंस हो गए। हमने अपनी बेशतर जो सीटें थी वो रिकवर की, लोगों का कॉन्फिडेंस रीगेन किया और ऐसे में अगर अब ये सिचुएशन है तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे लिए भी वेकअप कॉल है ना। देखें, हमें इसको ठीक करना है और जो भी ये जो भी इस तरह की पकड़ेंगे कैसे? आपने मामला, जारी बात है आपकी पार्टी ने इस बात को बड़ा संजीदगी से लिया होगा, या किसके ताने बाने लंदन से मिलते हैं। मैं मुस्तफा कमाल साहब को भी सुन रही थी। आप लोगों ने फिर क्या होमवर्क शुरू किया, कैसे पहुंचा जाएगा इन साहब तक, या जो भी हैं ये जिन्होंने ये ऑडियो बनाई, वीडियो, ये कैसे पकड़ेंगे आप? देखिए, अब वो तो जाहिर है कि ना मैं या कोई मेरे साथी शर्लॉक होम्स हैं, ना हम कोई ऐसी स्पाई एजेंसी है जो, लेकिन जाहिर है कि तंजीम में एक डिसिप्लिन है ना, और तंजीम में मालूमात की फराहमी का और आपस में तो अगर निशानदेही नहीं होगी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, तो फिर ऐसी ऑडियोज आने का सिलसिला तो जारी रहेगा, वो बंदा तो अंदर ही रहेगा। नहीं, मेरे ख्याल में मतलब अब जाहिर है कि जब कोई कैमरे से हम कोई चीज रिकॉर्ड करेंगे और कोई वीडियो हम पब्लिक में इशू करेंगे तो मेरे ख्याल में अभी करेंगे ना, एहतियात होगी। देखिए, एहतियात इलाज से हम मोबाइल फोन सारे बाहर रखवा देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, इसके बाद एक और सवाल ज़हनों में आया, ये जो 60%, 100% मैंडेट का मामला है,
ये जो 60% मैंडेट 100% मैंडेट जो बात वो कर रहे थे मुस्तफा कमाल साहब, तो इससे लोगों के ज़हनों में सवाल ये आ रहा है कि जमातों को खुद तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपने इलेक्शन नताइज पर, क्या ये जमातें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली या किसी तरह खुद ये बात कर रही हैं कि धांधली हुई, धांधली तस्लीम हो रही है, इस तरह के सवाल ज़हनों में गर्दिश कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि देखें, यहाँ मुखालफत इस कदर है एक जमात की दूसरी जमात के साथ ना, कि वो मतलब ये बात नहीं देखते कि भाई अगर आप किसी दूसरे पे एक इल्जाम लगाएंगे तो वो दूसरा भी आप पे वही वाला इल्जाम लगाएगा ना। अब अगर पीपल्स पार्टी ने इनडायरेक्टली इस तरह का इल्जाम लगाया तो एमकेएम ने भी उसका भरपूर जवाब दे दिया। उसने कहा 100%, तो हमने कहा 200%। तो मेरे ख्याल में सबको बड़ी जिम्मेदारी के साथ जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए अपना सियासी जमहूरी रवैया और किरदार अदा करना पड़ेगा। देखें, अब किसी के पास गलती गुंजाइश नहीं था, अब गलती की गुंजाइश नहीं है। पीपल्स पार्टी भी ये रवैया अख्तियार नहीं कर सकती कि वो आंख बंद कर लें और हमारे वजूद से इनकार कर दें। हम अपनी जगह पर मौजूद है, हम आंख बंद कर लें और पीपल्स पार्टी के वजूद से इनकार कर दें, ये नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, तो पीपल्स पार्टी आप लोगों से ज्यादा नाराज है, इसकी बेसिक वजह क्या है? एक तो कराची से आप लोगों ने बहुत ज्यादा सीटें ले ली, 17 सीटें, जो कि शायद जारी बात है उनको इतनी उम्मीद नहीं थी। दूसरी बात, ये पोर्ट एंड शिपिंग की जो मिनिस्ट्री है, इसके अलावा भी मामलात हैं। एक मामला तो आप लोगों का ये भी है ना कि जी जो शहरों को इख्तियारात दिए जाएं, बाकायदा जो फंड्स हैं, ये मामला चले आपका एक मुतालिबा है जो कि सबके सामने है। गवर्नरशिप का मामला भी है, पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री का मामला भी है। ये गुत्थी जो सुलझ क्यों नहीं रही है? मैं समझता हूँ कि ये सारे ही मामला तकरीबन जो आपने गिनवाए ना, इनमें सर फिरिस्त कौन सा आपके मुताबिक? माँ सिवाय एक हाथ के पहला तो इसमें मामला जो है ना वो ये है कि मुर्तजा वहाब साहब को जो कुल वोट मिले, आप जरा उसको देख लीजिएगा। टोटल कराची में रजिस्टर्ड वोटर्स का कितना परसेंटेज है जो पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में जनवरी 2023 में मिला, ठीक है ना। अच्छा, उसके मुकाबले में अब जो वोट पड़ा है उसमें हमारा टोटल वोट कितना है? कौमी असेंबली में अगर हमारी 15 सीटें और उनकी 7 सीटें हैं तो उनका ये दावा धरा का धरा रह जाता है कि कराची उनका है और कराची ने उन्हें बल्दियात में भी वोट दिया था और अभी भी वोट दिया। तो उनकी कलई खुल गई उस दावे की ना। तो उनको सबसे बड़ी सुखी उस बात की है कि उनका मेयर जो है ना वो बेसलेस एक वोट बैंक के ऊपर बैठा हुआ, जो कि बुनियाद जिसकी नहीं है और वोट है नहीं, और 5-7% के वोट पर अगर अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरे जहन में, वक्त की कमी है इसलिए सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की रहेगी ना सिंध में, जो कि हमने देखा पहले भी पिछले काफ़ी साल जो मामला रहा। और आप लोगों का जब मेयर भी होता था तो वसीम अख्तर साहब मुझे अक्सर याद आ जाते हैं, तो काफ़ी वो बेबस होते थे क्योंकि ज़ाहिर बात है फंड्स का मामला होता है, हुकूमत है उनकी पीपल्स पार्टी की, फिर आप उन पर इल्ज़ाम दे रहे होते थे वो आप पे। तो आगे भी तो हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी सिंध में, तो आप लोगों की परफॉर्मेंस फिर आप लोग कराची शहर में भी कैसे डिलीवर करता देखते हैं? ये कैसे आप लोग डिलीवर करेंगे? माजी में जो हमने इक़दाम नहीं किया था ना, हमने उसकी पेशबंदी पहले से कर ली इलेक्शन से बहुत पहले ना। अच्छा। मर्दमशुमारी के बाद जो दूसरा बड़ा काम था वो हल्का बंदियों का भी था, और 50 सीटें पीपल्स पार्टी को बढ़ानी पड़ी ना, जो कि कम की थी, उसमें 70 सीटें हमारी, तो जिसकी वजह से हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। तो वो एक बड़ा पॉइंट हमारे हाथ में है कि अगर वो 50 सीटें उन्होंने बढ़ाई तो इसीलिए बढ़ाई कि उन्होंने वो कम कर दी थी हल्का बंदियों में, तो दूसरी हल्का बंदियों में हमें तो आगे जाके आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली? आप जब हुकूमत बनेगी तो आप लोगों को शिकायत नहीं होने वाली पीपल्स पार्टी से, सिंध हुकूमत से? ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखे ना। अच्छा, लेकिन तीसरा पॉइंट जो था ना हमारा सारा, वो ये था कि 18वीं तरमीम को जरा मिसयूज भी किया गया, उसके सफर को आगे मंतकी तौर पर जारी नहीं रखा गया और बल्दियात के इख्तियारात उल्टा रोल बैक कर लिए गए। जो मुशर्रफ साहब के जमाने में 2001 का बल्दियाती कानून था, 2013 का आर्टिकल 140A की सरिये नफी है। तो हमने इन सारी चीजों का तोड़ और ये जो डंग जिसे कहते हैं ना 18वीं तरमीम का, चले आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये फिर एमकेएम को हम आगे कहां देखें? हमने एक आईनी तरमीमी बिल दे दिया जिसको कि PMLN पूरी तरह से जिसकी नीयत से, जिसके मकसद से, जिसकी रूह से 100% मुत्तफिक है और 2/3 अक्सरियत की राह हमवार करने के लिए तमाम जमातों से मुश्तरका तौर पे हम बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में आपको इतनी उम्मीदें हैं फारूक साहब, उसी वीडियो में वो मुस्तफा कमाल साहब ये बता रहे हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी उनका नंबर पूरा है तो शायद हमारी जरूरत नहीं है, मतलब वो अपना नंबर पूरा करके आपको जरूरत के काबिल नहीं समझ रहे हैं। मैं अफसोस के साथ ये जुमला बोल रही हूँ, आप उन्हीं पर एतमाद किए बैठे हैं। देखें, मुझे एतमाद करना ना करने का मसला नहीं है, मीटिंग हो के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। जो आखिरी 2 मीटिंगें लाहौर में हुई ना, उसमें फिर हमारी उम्मीद कायम होना शुरू हुई, हमारा एतमाद बहाल होना शुरू हुआ
और जिस तरह मर्दमशुमारी में हमें कॉर्पोरेशन मिला पीएमएल तो उसके बाद की ये वीडियो नहीं जिसमें मुस्तफा कमाल साहब ये तमाम बातें कर रहे हैं कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे हमारी जरूरत नहीं है, लाहौर की मीटिंग के बाद की वीडियो नहीं है। बात तो सुन ले। जी जी फारूक भाई, आपने तो सिर्फ वो वाला पार्ट सुना जो कि तलखियां पीएमएलएन के साथ बातचीत में ना, जो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, आखिरी 2 मीटिंगें लाहौर में हुई, उसमें पीएमएलएन ने वाजे किया कि आप हमारे फितरी इत्तेहादी हैं, आपको साथ लिए बगैर, काबीना में शामिल किए बगैर, और आपको हर तरह से इख्तियार और इख्तियार में और वसाइल की मुंसिफाना तकसीम में अकोमोडेट किए बगैर, कराची को कौमी अहमियत दिए बगैर, तो फिर गवर्नर फिर कौन होगा? गवर्नर फिर हम एमक्यूएम का ही देखें। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाले बगैर जो 15 सालों से बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी से तबाह बर्बाद हुआ पीपल्स पार्टी के, तो मरकज अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हो रहा है। आखिरी 20 सेकंड है। गवर्नर सिंध जो है वो हम पीपल्स पार्टी एमक्यूएम का देख रहे हैं। देखिए एमक्यूएम का ही होगा, और जाहिर ये तो बात तयशुदा है कि पीपल्स के एमक्यूएम का ही गवर्नर होगा। और हमने ये भी क्लियर किया है कि हम एक सूरत में पीएमएलएन के साथ सारी बातचीत कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान जो कुछ तय हुआ है वो डिक्टेट नहीं करेगा हमारे माहिदे को या हमारी आपस की बातचीत को या निगोसिएशन को, उसका कोई असर नहीं है। हमारे साथ आपकी अलग अंडरस्टैंडिंग है और उनके साथ कोई आपने ऐसी अंडरस्टैंडिंग की है जिसमें हमें आपने भेज दिया है, तो फिर हमें बता दें, हम अपोजिशन में बैठेंगे, हमारा पॉलिटिकल हमारा इमेज कहाँ से कहाँ ऊपर चला जाएगा। हमने तो सिर्फ कुर्बानी दी है पीडीएम 1 में जाके, और पीडीएम 2 में भी जाके हम कुर्बानी देंगे। लेकिन शायद अगर पीएमएलएन समझती है कि अब जो हमें बुनियादी इस्लाहत करनी है, जो रिफॉर्म्स करनी है, कराची को वो किरदार वापस करना है कि वहाँ खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर होगी K4 पर, सर्कुलर ट्रेन पर, तो पाकिस्तान की जो जीडीपी और ग्रोथ रेट है उसमें नुमाया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन अब इस सब पर जरूरी है कि पीपल्स पार्टी का भी मौकिफ लिया जाए, उनका भी टेक लिया जाए, क्योंकि एमक्यूएम जो बॉल है वो उनके कोर्ट में डाल रही है। और अब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जो अहमियत है, अगर मैं कहूँ इस वक्त सबके लिए बहुत बढ़ चुकी है तो गलत नहीं होगा। ट्रम्प कार्ड है पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के लिए। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक चेयरमैन सेनेट, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी हैं जी सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नैयर हुसैन बुखारी साहब, नून लीग के एमक्यूएम से जो मामलात हैं वो डेडलॉक का शिकार है, और एमक्यूएम तो कहीं ना कहीं खुलकर कह रही है कि पीपल्स पार्टी को इतराजात हैं और इस वजह से जो मामलात हैं वो इल्तवा का शिकार है। वो ये तासुर दे रहे कि जैसे नून लीग का मामला एमक्यूएम के साथ बिल्कुल क्लियर है, आप लोग दरमियान में रुकावट हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? जी हमें क्या एतराज़ है, वो पार्लियामान में मौजूद हैं, वो प्रोविंशियल असेंबली में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी तो हमेशा सियासी क़ुव्वत की जो प्रेजेंस है पार्लियामेंट में और प्रोविंशियल असेंबली में, उसको हमेशा तस्लीम करती रही है। और बावजूद इसके कि हमारे कुछ रिजर्वेशन ज़रूर हैं कराची के रिजल्ट्स पे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा पार्लियामेंट्री फोरम को अहमियत भी दी और उसको मुकद्दम भी समझा। जो नून लीग और एमक्यूएम के मामला हैं वो उनका अंदरूनी मामला है, उसका हमारा पीपल्स पार्टी के साथ कोई कंसर्न नहीं। ठीक है जी। अरे सर, ये जो दूसरा फेज आएगा उसमें सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी वजारतें लेने जा रही है जो कि पहले फेज में नहीं ली गई। तो क्या ऐसा है, और अगर ऐसा है तो फिर इसकी क्या वजह है, पहले फेज में क्यों नहीं ली गई वजारतें? गुजारिश है कि जब वक्त आएगा तो फिर पार्टी डिसाइड करेगी। अभी तक तो हमारा डिसीजन यही है कि हम मरकज़ में बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सपोर्ट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर उनका होगा, हुकूमत उनकी होगी, और पीपल्स पार्टी उनको पार्लियामान के अंदर सपोर्ट करेगी। और इसी तरह हमने पंजाब में भी हमने बिल्कुल उनके साथ हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। आल्दो उनके पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन क्योंकि मरकज़ में हम उनके साथ हैं तो सूबे में भी हम उनके साथ होंगे। लेकिन अभी तक हमारी सीसी का ये फैसला नहीं है, क्योंकि ये सीसी का फैसला था कि हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो वो जब वक्त आएगा तो उस वक्त फिर पार्टी सीईसी की मीटिंग करेगी और उस पर क्या दस। चलिए, इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बैकफुट पर हैं और जरदारी साहब सदर बन रहे हैं, तो बिलावल साहब भी क्या बैकफुट पर होंगे? नैयर बुखारी साहब, इस हवाले से जरा अपडेट कर दीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तय किया है कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये भी कहा, आपने 13 फरवरी की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हमारी जमात गवर्नमेंट का ऐसा नहीं बनेगी, हम पीएमएलएन को सपोर्ट करेंगे, उनकी हुकूमत बनाने में उनको पार्लियामान में सपोर्ट करेंगे। और चेयरमैन बिलावल ने यह भी कहा कि मैं ज़्यादा टाइम अब पंजाब को दूंगा, अपनी पार्टी की
मामलात को देखूँगा और पार्टी की जो समझता हूँ कि कमज़ोरियाँ किसी ज़िले में होंगी तो उनको ओवरकम करने के लिए अपनी कारकर्दगी भी दिखाएंगे, अपनी प्रेजेंस भी दिखाएंगे। तो ये बैकफुट वाली बात तो नहीं हुई। ठीक है। जो रहा मामला नवाज शरीफ साहब का, वो उनकी जमात का अपना मामला, उसका पीपल्स पार्टी के साथ कोई कंसर्न नहीं। चलें, ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, इसके हवाले से एक फैसला इलेक्शन कमीशन का है, उसके बाद मुतवक्के ये किया जा रहा है, तवक्को की जा रही है कि मुतवक्के तौर पे फैसला अदालत का ही होना है, जो कि अभी हालात देख के नजर आ रहा है। तो इस हवाले से अगर अदालतें फैसला करती हैं फिर क्या सूरत हाल बनती देखते हैं आप? देखिए, अदालतें तो बाख्तियार है ना, और अदालतें ही फैसला करती हैं, और अदालतों के फैसले जो है वो मानने पड़ते हैं, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। तो फैसले जब अदालतों पे करेंगे तो अदालत भी मेरिट्स पे करेगी ना। ठीक है। तो मेरिट्स जिसके बनते होंगे उसके हक पे फैसला हो जाएगा। लेकिन अभी मैं समझता हूँ ये प्री मैच्योर बात है अभी, या अभी ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपकी तरफ से। तो जब अदालतों में मामला जाएगा फिर अपोजिट पार्टी सर ये सूरत हाल बनी हुई तो अभी हाइपोथेटिकल क्या है, वो अपना मौका पेश नजर आ रहा है, तो फिर सवाल तो बनता है। जो सीटें लेना चाहते हैं वो अपना मौका पेश करेंगी, इलेक्शन कमीशन अपना मौका पेश करेगा, उसके बाद फैसला होगा। बहरहाल अदालतों के फैसले जो है ना, ठीक है जी, उनकी पाबंदी सब पे लाज़िम है। जी, सूरत हाल के मुताबिक प्रीमेच्योर तो नहीं है सर, अभी ये सवालात गर्दिश कर रहे हैं, जाहिर बात है। अच्छा, ये जो बिलावल साहब ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुंतखब होकर चारों सूबों के गवर्नर खुद मुंतखब करेंगे, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? खुसूसी तौर पर मैं सिंध के हवाले से जानना चाहूँ। देखिए जी, ये हमारा एक एग्रीमेंट है नून के साथ। अपॉइंटमेंट तो गवर्नर की तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ तयशुदा बात है कि 2 प्रोविंसेस के गवर्नर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्जी से या मंशा से, उनकी क़यादत की मंजूर मंशा से अपॉइंट होंगे। वो है पंजाब और केपी के। बाकी 2 गवर्नर जो हैं वो PMLN के खाते में गए हुए हैं, उनके हिस्से में गए हुए हैं, वो फैसला करेंगे। तो हमने तो 4 गवर्नर अपॉइंटमेंट जो है वो ऑब्वियसली चारों के चारों प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करेंगे, और इंशाल्लाह प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी 9 तारीख को मुंतखब हो जाएंगे इस मुल्क के दोबारा सदर। तो वो नोटिफिकेशन या ऑर्डर तो उन्हीं का चलता है, लेकिन प्रपोजल्स जो है वो जो सियासी जमातों का आपस में कोई वायदा है उसके मुताबिक होंगी। ठीक है जी, चलें, सही है। हम आगे चलते हैं। ज़रा ये जो अभी अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से बात हो रही है कि क्या वो चेयरमैन सेनेट हो सकते हैं, आपको नज़र आता है? इस हवाले से काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये पता नहीं, आपके पास खबरें हैं, हमारे पास वो खबर नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपना चेयरमैन लेके आएगी। अच्छा, और अनवारुल काकड़ तो हमारी जमात के नहीं है। ठीक है, तो यानी काकड़ साहब आप कह रहे हैं नहीं होंगे चेयरमैन सेनेट, जमात का सेनेटर जो है वो चेयरमैन होगा। चलें, आपने खबर दे दी है कि आप अनवारुल काकड़ साहब को चेयरमैन सेनेट नहीं देखते हैं। अच्छा, सदर मुमलिकत ने जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद की है, इस अमल को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या स्पीकर इजलास बुला सकता है? आइन ये इजाज़त देता है ना स्पीकर को? देखिए, उसमें 2 बुनियादी बातें हैं। जो सदर ने एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर टर्न डाउन की है वो गैर आइनी तरीके से की है। आर्टिकल 48 के नीचे प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस है जो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट, ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, ये सदारती निज़ाम हुकूमत नहीं कि प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्ज़ी और मंशा करें। प्रेसिडेंट साहब को आइन के मुताबिक अमल करना है, और आर्टिकल 48 बड़े वाज़ेह है कि प्रेसिडेंट ने जो अमल करना है वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करना है। और फिर आर्टिकल 91 बड़े वाज़ेह है कि विदिन 21 डेज़ नेशनल असम्बली का इजलास होना चाहिए, अनलेस अर्लियर प्रेसिडेंट बुला ले। तो अर्लियर तो प्रेसिडेंट बुला सकता है, लेकिन 21st डे पे अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ, अंडर द ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इजलास होना है, तो वो इजलास स्पीकर ने बुला लिया। अच्छा सर, ये जो तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF खत का मामला है वो भी आपके सामने है, और दूसरी जानिब बिलावल साहब की एक पुरानी तकरीर चलाई जा रही है जिसमें वो PTI के IMF प्रोग्राम पे तनकीद करते देखे जा सकते हैं। तो क्या ये वही बात नहीं है जो बानी PTI कर रहे हैं? कैसे कंपेयर करेंगे दोनों सूरत हालों को, क्योंकि लोग इस बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं।
देखिए, दो बातें हैं। पॉलिसीज़ पे तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ के नतीजे में आप एक बैरूनी कुव्वत को मुल्क दुश्मनी करके ख़त लिखेगा कहीं या ख़त लिखें, और ये हरकत इन्होंने पहले भी की है। जब उनका जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर था शौकत तरीन साहब, अच्छा, और उन्होंने अपने प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को क्या कहा, इसलिए मुल्क दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। सियासत मुल्क के अंदर रह के होती है, बैरूनी कुव्वतों को कभी दावत नहीं दी जाती। और मैं समझता हूँ कि ये इट अमाउंट्स टू कि ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है ये बात। तो हम समझते हैं कि सियासत करनी है तो पाकिस्तान की फील्ड में बैठ के करें, ठीक है, पाकिस्तान के पार्लियामान में बैठ के करें। ठीक है ये बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आपने देखा कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी पर और पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पर मामलात डालती दिखाई दे रही है। मामला सुलझने की बजाय हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ उलझने लगा है। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खत का मामला भी सामने आया है, जिसने तहरीक इंसाफ के लिए, अगर मैं कहूँ कि नई मुश्किलात खड़ी कर दी हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये बात तय है कि तहरीक इंसाफ अब हमें ऑपोजिशन में ही नजर आएगी। जानना बस ये है कि एमक्यूएम कहाँ नजर आएगी। वैसे तो एमक्यूएम हुकूमत के साथ ही होती है, लेकिन अभी ब्रेक से पहले डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मेरे साथ मौजूद थे और आपने सुनी उनकी भी बात। जिन लोगों ने अभी बोल्ड न्यूज़ ट्यून इन किया, उनको जरा मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब ने जाते जाते ये कहा है कि देखें फिर हम अपोजिशन बेंचों पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंट थे कि उनकी बात मान ली जाएगी। मेरे साथ इफ्तिखार शराजी साहब और राना मुबशिर साहब दोनों सीनियर तजियाकार हैं, तारुफ के मोहताज हैं, अपने टीवी स्क्रीन पर इनको देखते रहते हैं। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। राना साहब, चूंकि शराजी साहब मेरे साथ बैठे हैं तो वहां से शुरू करते हैं। शराजी साहब, एमक्यूएम और नून लीग वाले भी बड़ी देर से साथ बैठ रहे हैं, हम दोनों साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उनके मामला तय नहीं हो रहे हैं। और अभी फारूक सत्तार साहब भी ब्रेक से पहले ये बात कहकर गए हैं कि नून लीग को शायद उनसे इतने मसाइल नहीं है। जो अब खबर सामने आ रही, समझ ये आ रही कि शायद पीपल्स पार्टी नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान डेडलॉक की वजह बन रही है। क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, मेरा ख्याल में इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिंध की हद तक हमेशा जो एमक्यूएम है वो पीपल्स पार्टी के लिए इरिटेंट के तौर पे रही है। और आपको याद होगा कि जब उनका मेयर था वसीम अख्तर साहब, तो वो हमेशा सिंध की गवर्नमेंट से यही करते थे कि उनके फंड्स रोके जा रहे हैं, बहुत ही बेबस मेयर थे। तो मेरा ख्याल में वो एक बड़ा नेचुरल सा है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, नए सिनेरियो के अंदर डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की वैसे ज़रूरत नहीं है जिस तक की जरूरत वो थी कि जो टसोरी साहब ये अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि वो हमारे 7 वोट थे जिनके जरिए पीडीएम की हुकूमत बनी और फिर उसके बेनिफिट्स भी उन लोगों ने लिए। लेकिन अब जाहिर सी बात है, होने को तो उनकी 17 सीटें हैं, लेकिन ये 17 सीटें उस तरह ज़रूरी नहीं है नून लीग के लिए, एक हुकूमत साजी के लिए उनकी ज़रूरत पड़े। पीपल्स पार्टी जाहिर सी बात इस वक्त मेन ड्राइविंग सीट पे है, गोया कि अगर वो ताउन नहीं करती तो एक अजीब सी डेडलॉक की कैफियत है, हुकूमत बन नहीं पाती। तो मेरा ख्याल में इस वक्त पीपल्स पार्टी टर्म्स डिक्टेट करवा रही है नून लीग को भी। पीपल्स पार्टी की सारी उंगलियां घी में इस टाइम। वजह यही है मेरे ख्याल में, अब वहां से जब तक कोई सिग्नल नहीं आता जरदारी साहब की जानिब से, बिलावल साहब की जानिब से, तब तक मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए कोई कंफर्ट जोन बन पाएगा। तो उनकी जो फिक्र है वो बड़ी जायज़ है, बड़ी जेन्युइन है, लेकिन अब क्या करें, एक पैकेज का हिस्सा तो जरूर बन गए हैं, बट उस पैकेज के अंदर उनकी अहमियत बड़ी कंप्रोमाइज्ड है। ठीक है, उसके नतीजे में जो मिलने वाला है वो भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, राना मुबशिर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। राना साहब, ये जो भी ऑडियो आई थी मुस्तफा कमाल साहब की, फिर ये कामरान साहब की भी गुफ्तगू हमने सुनी, ये राब्ता कमेटी के लोग शायद लंदन से जिनके राब्ते हैं, ऐसे लोग ये जाहिर बात है जिन पर शक का इजहार भी किया, शुबे का इजहार किया मुस्तफा कमाल साहब ने। आप चूंकि कराची में भी बहुत ज्यादा रहे हैं, सीनियर आप सहाफ़ी भी हैं, आप गहरी नजर रखते हैं तमाम खबरों पे, क्या आपको समझ जाती है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे पार्टी के अंदर मौजूद हैं एमक्यूएम में जो कि पार्टी की अंदर की बातें लीक कर रहे हैं? और ये जो मामलात हैं, इससे तो फिर बहुत एक नया एक पिंडोरा बॉक्स खुल के रह गया कि तमाम जो पार्टियां हैं वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात खुद इज़हार करना शुरू हो गई हैं। 60%, 100%, ये जो मैंडेट किसी को मिला, कितना सही था, कितना गलत था, बहुत से सवाल ने जन्म ले लिए। डॉक्टर साहब, सवाल तो आपका बड़ा बाटमेट कर दी है आपने, सवाल तो बहुत अच्छे हैं आपके, और लेकिन आप हमेशा मुझे कहना नहीं भूलते। लेकिन एक चीज जरा जरूर आप सारी बात मेरे सवाल पे डाल देते हैं, बड़े आप समझदार हैं, बड़े सियाने हैं आप, पीपल्स पार्टी की तरह। जी जी जी। लेकिन देखें,
बेसिकली इट्स अ पावर गेम। पावर गेम के अंदर जो होता है उसमें सिर्फ जरूरियात सामने आती है, और ठीक है 17 सीटें एमक्यूएम ने निकाल ली, लेकिन एट द सेम टाइम हु इज कॉलिंग द शॉट्स, हु इज इन अ विन विन सिचुएशन? पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम सूट नहीं कर रही, ना करती थी, ना कर रही है, ठीक है। उसमें क्या कर सकते हैं आप? 17 सीटें हो या जितनी भी, उनको नंबर्स नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को नंबर्स नहीं चाहिए। और फिर पीपल्स पार्टी जो विन विन सिचुएशन में है, who is calling the shots, क्योंकि नून लीग वाले उनको बार बार कह रहे हैं जनाब कि तुसी कैबिनेट आ जाओ। अच्छा राना साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, वैसे कितनी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि हुकूमत बना रही है नून लीग, लेकिन विन विन सिचुएशन में हमें पीपल्स पार्टी नजर आती है। कोई वजारत इनको चाहिए नहीं, आईनी ओहदे इन्होंने ले लिए, और तमाम जो हैं वो अगर कहें कि बैसाखियां एमक्यूएम को भी नून लीग को भी पीपल्स पार्टी नजर आ रही बतौर बैसाखी। पीपल्स पार्टी की सारी उंगलियां घी में है, तो ये तो इलेक्शन लगता है सब पीपल्स पार्टी ने जीत लिया, सिर्फ वजारतें नहीं ले रही। देखें, पीपल्स पार्टी वालों ने फोकस किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, हाँ जी, और फ्यूचर पे। हाँ, वो फ्यूचर डॉक्टर साहब ये तो है ही है, फ्यूचर तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कह लें, स्मार्ट मूव। नहीं सही कह रही हैं आप। देखिए फ्यूचर तो बिल्कुल है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी बिल्कुल है, लेकिन आप जरा सवाल ये उठता है कि क्यों, वाई? इसलिए कि इसके दो रीजन हो सकते हैं। अच्छा। एक रीजन तो ये है कि जनाब उनको वो चाहते ही हैं कि जब तक आसिफ जरदारी साहब को वोट नहीं पड़ जाते उस वक्त तक वो कैबिनेट का हिस्सा ना बने। और सेकेंडली जो यहाँ पे आगे तूफान आना है यहाँ पे इतना सख्त महंगाई का कि लग पता जाना है। राना साहब ना डराएं लोगों को, लोग ऑलरेडी बड़े परेशान। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं नहीं डरा रहा। तो आने वाली हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा, आते क्या महंगाई का तोहफा दे देंगे? डॉक्टर साहब बहुत बड़ा देखिए, अभी ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो ज्यादा हो रही हैं, ये तो अभी से पता चल गया है। जी डॉक्टर साहब देखिए ना, अभी 7 रुपए कुछ पैसों का यूनिट बढ़ा है, और आगे IMF का प्रोग्राम भी है। आगे IMF का प्रोग्राम आना है, बजट आना है। बजट तो चले ऐसे ही नाम होता है, हर महीने बजट आना है नवा, लेकिन द पॉइंट इज कि जनाब इतना तूफान आना है, वो सारी हीट जो है वो फेस करेगी नून लीग। हाँ जी। जबकि वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं जनाब पीपल्स पार्टी वाले तुसी भी आओ, तुसी भी हीट फेस करो साढ़े नाल। हाँ, लेकिन वो तैयार नहीं है। नहीं तो अच्छा राना साहब ये ठीक है, चले आपके पॉइंट को लेके मैं इफ्तिखार साहब, ये जो हीट अभी फेस करने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन फेज 2 में कहते हैं हम तैयार हैं। फेज 2 किसने देखा अभी से, कब आएगा फेज 2? देखा जाएगा। ये फेज 2 वाली कहानी लगती है आपको, स्मार्ट मूव लगती है। अगर फेज 2 नजर आ रहा होता ना तो मेरा ख्याल में वो पहले हिस्से में फिर हिस्सा बन जाते हैं। हाँ जी। तो उनको भी लग रहा है, और जो मौलाना फजल रहमान साहब को भी नजर आ रहा है कि ये कहानी आगे बढ़ने वाली नहीं है। और इससे पहले जो राना साहब भी बात कर रहे थे, फिच से लेके आज मोदीज की भी जो स्टेटमेंट रिपोर्ट आई है आपकी नजर से गुजरी होगी, बिल्कुल गुजरी जी, कि उसके अंदर भी घंटियां खतरे की बजा दी गई हैं कि ये जो एक तो कंट्रोवर्शियल हो गया, और IMF नागुज़ीर है इलेक्शन कंट्रोवर्शियल उन्होंने कहा कि हो गया, उसके रिजल्ट्स के ऊपर बहुत बड़े सवालात हैं। उसके बाद जो कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है उसके इरादों से लेकर अहलियत के ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। लिहाजा उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत शायद अहलियत ही नहीं रखती कि IMF के साथ एक अच्छा प्रोग्राम निगोशिएट कर सके। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो उसमें तो फिर यही है कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा सियासी बेहतरीन फैसला किया है। ये जो खत तहरीक इंसाफ की जानिब से, देखें डॉक्टर साहब वो देखें, इन हालात में खास तौर पे अगर हम एकेडमिकली देखें तो वो कहते हैं कि एक इदारे को जो चार्टर अलाउ कर रहा है, गोया कि IMF का या वर्ल्ड बैंक का ये चार्टर कहते हैं कि अगर आप इन ग्राउंड्स के ऊपर कोई हमें इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में तहरीक इंसाफ उस अंदाज में चीज़ों को देख रही है, वरना ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये वही जमात थी कि जिसके सरबराह ने ये कहा था कि IMF के पास जाने के से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूँगा, लेकिन बाद में वो इमरान खान IMF के पास गया भी है, प्रोग्राम भी लिया है, और इस बात पे बिलीव भी करता है कि अगर हाँ आप किस तरह के अरेंजमेंट्स करनी पड़े तो करनी चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि इस खात को आप ये कहें कि पाकिस्तान की जो मालियाती खुद मुख्तारी उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला है। अगर भी ऐसा होता तो मैं नहीं समझता कि वो इस इक़दाम की तरफ जाते। ठीक है, बट उनका जो प्रोटेस्ट है उसका हक हासिल है, उनको करना चाहिए। ठीक है राना साहब, ये जो सदर साहब ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया है, मतलब वो तो आईनी इख्तियार ही कह रहे हैं, ये उस पर तनकीद भी हो रही है। फिर स्पीकर इजलास बुलाएंगे तो जो बुला रहे हैं इजलास, तो क्या ये मामला आपको क्या समझ आ रहा है? क्योंकि कल बिलावल साहब भी फरमा रहे थे और ये बाकी जो जमातें हैं इनके लीडरान ने तो वाजे कहा है कि सदर साहब अपने लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं, यानी आगे जाके केसेस कह दिया गया कि केसेस का सामना करना पड़ सकता है उनको।
देखें, सदर मुमलिकत की बात तो दो एंगल्स हैं उसके। एक एंगल तो ये है, वो समझते हैं जनाब के रिजर्व सीटों का अभी तक कोई सर पैर नहीं है, तो वाई शुड आई गेट इनटू ऑल दिस थिंग, ठीक है, और मैं इस चक्कर में क्यों पढ़ूं, और मेरे पास अगर राइट है तो मैं उसको एक्सरसाइज कर लूं। दूसरा उनका ये पॉइंट है कि देखें, कुछ अरसे से लोग नाराज हैं सदर मुमलिकत से, उनकी अपनी पार्टी के लोग वो नाराज हैं कि जिस तरीके से उन्हें एग्रेसिवली फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए था, वो सदर साहब नहीं खेल सके पीटीआई के लिए। तो वो भी रीजन है उनका कि वो चाहते ये हैं कि कल को उन्होंने वापस जाना है, पीटीआई के फोल्ड्स में जाना है, पीटीआई के लोगों के पास जाना है, तो वो जब वापस जाए तो कम से कम उनकी फेस सेविंग तो होना कि अभी रिजर्व सीटों का कोई बंदोबस्त हुआ नहीं था, कोई सर पैर निकला नहीं था, तो क्लास क्यों बुला लिया। अब बाकी रहेगी बातें केसेस और नो केसेस। देखिए, केसेस तो हर पॉलिटिशियन पे चल रहे हैं इन वन वे और ठीक है, तो केसेस का तो इशू मेरे ख्याल में वो कहना कि जनाब केसेस चलेंगे, ठीक है, केसेस चलाए अपना इन पे अलवी साहब पे, लेकिन द पॉइंट इज कि वो केसेस सब पे चलते रहते हैं। अच्छा, ये ठीक है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला मामला जरा ये भी समझा दीजिए कि रिजर्व सीट्स का जो मामला है, तो इन्होंने तो खुद ही फहरिस्तें नहीं भेजी, इन्होंने खुद नाम नहीं दिए, इनको शायद यकीन नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार शामिल हो जाएंगे, उम्मीद नहीं थी इस चीज की। ये तो मामला फिर इनकी अपनी भी तो गलती है ना। अब ये सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पे फेंकते चले जाएं, या इलेक्शन कमीशन को चूंकि ये बाइस समझ चुके हैं, जानिबदार समझ चुके हैं, और उनको लगता है कि इनके साथ इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं है, तो ये हर मामला उन पे फेंके। फिर आगे जो खत सामने आ गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से, तो ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, इलेक्शन कमीशन पर इस वक्त ना एक ऐसी चीज है जो आते जाते ना जिसको बंदा ठुडा नहीं मार जाता, वो इलेक्शन कमीशन का तो ये हाल है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई सारे काम ठीक किए या उन्होंने कोई सारे काम गलत भी नहीं किए, लेकिन ठीक भी नहीं किए, लेकिन ये मतलब कि हर चीज मुद्दा उन पे डाल देना वो भी थोड़ा सा ज्यादती होगी। कुछ कोताहियां पीटीआई के एंड पे भी हैं जिनको एड्रेस उन्होंने खुद करना था, उसमें इलेक्शन कमीशन में या राजा सिकंदर सुल्तान ने आके नहीं एड्रेस करना था। चलें जी, शिराजी साहब, ठीक है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे ये कहूंगा कि इस खत को भी जो इंटरप्रिटेशन की गई है सरीहन गलत की गई है। गोया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि हर जमात पे लाजिम है कि जनरल सीट्स के लिए 5% कोटा खवातीन का, तो ये जो 206 के तहत खत लिखा गया था वो खवातीन के 5% से मुतालिक लिखा गया था। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा क्योंकि हमारे लोग इंतखाबी निशान पार्टी पे इलेक्शन लड़ नहीं रहे, तो लिहाजा वो खवातीन की जो 5% की एक कंडीशन है हम उसको कैसे फुलफिल करें, वो तो लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब उस लिस्ट को आप ये कहें कि मखसूस नशिस्तों की, तो मेरा ख्याल में यहाँ पे थोड़ी सी माजरत के साथ कि इलेक्शन कमीशन के एंड पे बददियानती नजर आ रही है कि जो इंटरप्रिटेशन की गई है वो सरीहन गलत की गई है। दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि 2018 की असम्बली के बाद 2019 में साबिक फाटा के आज़ाद अरकान डॉक्टर साहबा केपी असम्बली के अंदर जब उन्होंने बार्ट पार्टी को ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट जमा कराई और उनको फिर अकलियती और खवातीन की नशिस्तें अलाट भी हुई। ये प्रेसिडेंट ऑलरेडी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन को इस बात का इल्म है कि इससे पहले इस मसले को हल किया जा चुका है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि क्योंकि आप इलेक्शन से पहले करवाते, आपने कराई नहीं है। आजाद अरकान ने जो शामिल हुए, ये अभी केपी वाला मामला बता रहे थे ना, मैं केपी का बता रहा हूँ 2019 का, और नोटिफिकेशन पढ़े हैं, ठीक है, वो चार जो सीट्स थी उन पे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी ये जो इसहाक ढासा फरमा रहे हैं कि पार्लिमानी इजलास के बाद नवाज शरीफ साहब कुछ मसरूफियात की वजह से चले जाएंगे, बैकफुट पर तो वो ऑलरेडी चले गए। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, मरियम साहिबा को पंजाब सौंप दिया गया बतौर वजीर आला, तो नवाज शरीफ साहब कौन सी मसरूफियात पे चले जाएंगे? ये लंदन चले जाएंगे, क्या खबर है ये? जब वो लंदन में थे तो मुल्क के अवाम की खिदमत की उन्हें तड़प थी एक तरह से। अब क्योंकि ड्राइविंग सीट पे नहीं है तो अब लंदन की और मेफेयर अपार्टमेंट की तड़प उनको खाई जा रही है। डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहूँगा यकीनन ऐसे ही है, इसके अलावा कहाँ जाएंगे वो? अगरचे वहाँ भी उनके लिए आज़ादियाँ नहीं है क्योंकि बाहर निकलते तो उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। सियासी तौर पे पार्टी को नुकसान यकीनन होगा। 8 फरवरी के 8 फरवरी के इंतखाबात को अगर आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट एनालाइज करेंगे तो उनका इस तर्ज अमल का नतीजा क्या निकला सबके सामने है। लेकिन अब अगर वो निजी मसरूफियात को बुनियाद बना के रहे थे कि ये होगा, यकीनन वो तो आए थे इस मुल्क में हुक्मरानी करने के लिए आए थे, हुकूमत करने के लिए आए थे। लेकिन जब उनको लगे, और मैं लोगों से हमेशा ये कहता हूँ
कि उनका मिजाज है 2/3 वाला। वो कहते हैं कि मुझे 2/3 अक्सरियत दें ताकि मैं इख्तियार कुल का मालिक हूँ, तब तो मैं हुकूमत करूँगा, अगर ऐसा नहीं है तो हुकूमत मुझे चाहिए नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब 8 फरवरी के रिजल्ट्स आए हैं, उन्होंने सिचुएशन को देख लिया है, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि हुकूमत मैंने नहीं करनी, भले मेरा भाई करना चाहते तो कर ले, और मेरी साहबजादी को अगर शौक है कि उसने भी आके तो ये बतौर जमात भी तो ये मौक़िफ़ सामने आ सकता था। नहीं, वो उसके लिए तो बड़ा दिल चाहिए आपको। सच बोलना इतना आसान नहीं होता। डॉक्टर साहब, आप क्या बात कर रही हैं? इस मुल्क में और इस मुल्क की सियासतदानों से आप ये तवक्को कर रही हैं कि वो 100% सच लोगों को बताएं कि वो क्या किस माइंडसेट के साथ इस मुल्क में सियासत करते हैं। इतना तो उन्होंने माना है ना कि हमें अक्सरियती मैंडेट अवाम ने नहीं दिया, हमें मिलजुल कर हुकूमत बनानी पड़ी। जारी बात है, पीपल्स पार्टी जब अपनी मनवा रही है, आईनी ओहदे रखेंगे, वजारतें नहीं रखेंगे, और नून लीग कह रही है कि आप बैठे फेज 1 फेज 2 क्या अभी बैठे वजारतों में, तो नून लीग भी किस दिल के साथ उनको बार बार कहती होगी, कन्विंस करती होगी, आपको भी पता है। यकीनन ऐसा ही है, लेकिन एक कंप्रोमाइज पोजीशन है ना। नून लीग के एंड पे भी अगर एडजस्ट करना है, मतलब नून लीग इस टाइम पे जिस सिचुएशन में होगी वो भी कोई आसान चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, आसान नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर आप भी उनके साथ बंद कमरों में बैठ कर उनकी राय पूछें तो ये कड़वी गोली बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं। गोया कि उनका हरगिज दिल नहीं है कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट। मजबूरी तो यही है ना कि अगर आप दोबारा इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो 8 फरवरी का दिन फिर उनको थोड़ा सा डरावना ख्वाब लग रहा है कि खुदा ना खास्ता फिर लोग उसी तरह रिस्पॉन्ड ना करें, उससे ज़्यादा अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड ना करें, कि ऐसा ना हो कि हमारी सिचुएशन और ज़्यादा एडवर्स हो जाए। तो फिर जो भी सिचुएशन इस वक्त बनी है उसके अकॉर्डिंगली चला जाए, और उसके लिए जो भी कम्प्रोमाइज़ किए जा सकते हैं, जिसकी सपोर्ट ली जा सकती है तो वो ली जाए। तो मेरा ख्याल में ये तो चीज़ें बड़ी क्लियर है कि जो कुछ हो रहा है वो कम्प्रोमाइज वे में हो रहा है और लोग खुशी के साथ नहीं कर रहे। अच्छा राना मुबशिर साहब, ये हमने तो ये जो कैंपेन सुनी थी पूरी, बल्कि अखबारों में फ्रंट पेज पे बाकायदा लिखा हुआ था कि अवाम ने चूज़ कर लिया है, अवाम ने इंतखाब कर लिया है नवाज शरीफ साहब का, और वो चौथी बार शायद वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। उन खबरों से ये समझ आ रही थी, और ऊपर एडवर्टाइजमेंट भी नहीं लिखा हुआ था। आपने देखा होगा इलेक्शन से 2-3 दिन पहले खबरों की ये हेडलाइन और बल्कि फ्रंट पेज की लीड थी ये। अब मुल्क को नवाज दो, ये कैंपेन वो करते रहे, और रिजल्ट के बाद नवाज शरीफ साहब ने मुल्क को शहबाज शरीफ साहब दे दिए बतौर वज़ीर आज़म। ये हुआ क्या? अब सुनने में आ रहा है कि वो लंदन चले जाएंगे। देखिए जी, लंदन तो उन्होंने जाना ही जाना है, क्योंकि उसमें तो आप बिल्कुल ये भूल जाए कि उन्होंने लंदन नहीं जाना, उन्होंने जाना ही जाना है, ठीक है। और वो किसी वक्त भी लंदन जाएंगे। और क्यों सर, हमारा यहाँ मौसम अच्छा नहीं राना साहब? इत्थे भी तो मौसम चंगा है। नहीं ना, तुसी उत्थे हीथरो तो बाहर लथो तो उत्थे तो हवा ही डिफरेंट होती है, की गल्लां कर रहे हो? तो वो एक उन्होंने जाना ही जाना है, वो जाएंगे, आते रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे वो। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे डॉक्टर साहब कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे पीटीआई को कहते हैं जनाब के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए आपने तो तानू पते का निशान नहीं लभेगा, ठीक है। एएनपी को 20,000 रुपया जुर्माना करते हैं और उसको कहते हैं चलो सब अच्छे की रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये गल को बढ़ती नहीं वैसे, समझ आई? अच्छा, सेकेंडली अगर राजा सिकंदर सुल्तान की बात की जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाए, जहां भी पीटीआई भी इतराज करती है, सब लोग इतराज करते हैं, राजा सिकंदर सुल्तान को अपॉइंट कौन से दौर में किया गया था? ठीक है, राजा सिकंदर साहब को अपॉइंटमेंट किया गया था पीटीआई के दौर में अपॉइंट किया गया था, ठीक है। लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलके उनके पास पिछले 1 साल से उनके भाई जो है खुर्शीद शाह साहब के मेरे ख्याल में प्रोबेबली वो जाते रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में जाके वो उनको जनाब कन्विंस करते रहे उनके जनाब ये राजा सिकंदर सुल्तान साहब को लगाना है। सो देखें, हिस्ट्री जो है ना वो बड़ी, रियलिटी जो है ना बड़ी डिफरेंट है, ठीक है। सो पीटीआई के दौर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है, उसी के दौर में सारी चीजें होती हैं। फिर वो बाद में जहाँ पे भी जाता है उसको फिर उसका वो कोई गेज तो है नहीं है कि वो तब जाएगा उधर ना जाए तो इधर ना जाए, वो सारी चीजें अपनी जगह। बट एट द वेरी सेम टाइम द रियलिटी इज कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की बात आप कर रही हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब गेज कर रहे थे, जो उनके लिए जो असेस कर रहे थे, वो उनको रिस्पांस अवाम से नहीं मिला। ठीक है, रिस्पांस अवाम से आप कह रहे हैं उनको नहीं मिला, ठीक है। मेरे पास आखिरी 1 से 1.5 मिनट है। इफ्तिखार शराजी साहब, ये जो पीटीआई के बारे में एक तासुर ये है कि वुकला ने पार्टी को हाईजैक कर लिया, जो सियासी लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए, जैसे मैं असद कैसर साहब का नाम लेना चाहूंगी, वो और बैरिस्टर गौहर पिछले दिनों में आमने सामने थे, तो ये बाकी पीटीआई को वुकला ने हाईजैक कर लिया, जो सियासी लोग हैं उनके गिले शिकवे बजा हैं? मेरा नहीं ख्याल। अगर आप खुद इमरान खान सब जब बाहर थे उस वक्त उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब के हो गए, जो पहली दफ़ा इलेक्शन पीटीआई से लड़े थे, महमूद साहब उधर से हुए थे केपी में,
तो मेरा ख्याल में उनके होते हुए भी बहुत सारे जूनियर्स लोग बहुत आगे आ गए थे। फिर दो शासक अफगान साहब उनकी वज़ीर इत्तलात थी, वो भी पहली बार मुश्किल के तौर पे आई। ये कोई नई चीज नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्राइसिस में है पार्टी, लीडरशिप जो मेन थी वो तो पार्टी छोड़ गई, सियासत से अलग हो गई, तो ऐसे में एक वैक्यूम फिल करने के लिए लोग आ गए हैं। तो अगर वकला की बड़ी तादाद हुई तो ये कोइंसिडेंसेस को आप नहीं कह सकते कि शायद एक प्लान तरीके से आगे पार्टी। लेकिन वकला का जब उनका रुझान हम सियासत की तरफ ज्यादा देखेंगे तो फिर ये जो केसेस हैं उनके हवाले से तनकीद हो रही है कि वहां पे उनका फोकस नहीं होता, तब भी केसेस का अंजाम ऐसा होता है। ठीक है, चलें, आर्गुमेंट हो सकता है लेकिन इसमें कितना ठीक है, चलें जी, ठीक है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।